नमस्ते मित्रों, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अनन्य के इस अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और कलाकार जो भोपाल में स्थित है। शी इज बेस्ड इन भोपाल। मित्रों, हम सब जानते हैं अमूर्त कला। अमूर्त कला एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसकी गर्भ में अनंत छुपा हुआ है, अनंत संभावनाएं, अनंत रहस्य, अनंत खोज। तो अमूर्त एक ऐसी चीज है जिसकी एक अनंत प्रयास होती रहती है। इट सिंपली गोज टू द इटर्नल। एंड ऐसे ही एक अनंत खोज में लगी है जो अपनी अमूर्त कला के माध्यम से कुछ खोज कर रही है। दैट इज संजू जैन फ्रॉम भोपाल। शी इज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट ऑफ अ कंट्री। सो बात करेंगे उनसे एंड जानेंगे उनकी सोच, उनके विचार, उनकी अनुभूतियों को। अ वार्म वेलकम संजू जैन, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू बसंत जी, थैंक यू सो मच कि आप ये अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे हैं कि मैं अपनी दिल की बात, अपने भावों को, अपनी आत्मा को थोड़ा दिखा सकूं आपको। जैसे कि मैंने कहा, आप अमूर्त कला, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करती है। यस। ओके। अमूर्त कला एक ऐसी चीज है जिसकी गर्भ में अनंत छुपा हुआ है। उसमें अनंत संभावनाएं, अनंत अपॉर्चुनिटीज, अनंत खोज, अनंत रहस्य, एक अनंत सौंदर्य। तो हर एक एब्स्ट्रैक्ट कलाकार, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट अपना अपना कुछ एक खोज का वो एक मार्ग पकड़ के निकल जाता है उसमें, एंड वो उसको ही विल कीप प्रेजेंट। आपकी अमूर्त कला की थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या, आपकी खोज क्या है, या आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? वसंत जी, सबसे पहले मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपने अनुभवों की बात कर रही हूँ कि जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट चुना है, एक तो मैंने उसको चुना नहीं, उसने मुझे चुना है। तो मैं चाहती थी कि मैं जो स्त्री के जो बंधन है, नेचर ने भी कुछ बंधन दिए, समाज ने भी कुछ बंधन दिए, कुछ हम भी बंधे हुए हैं। तो उन बंधनों को मैं कहाँ तोड़ सकती हूँ। मैं मतलब बुलेट चला के, कुछ ड्रिंक करके, स्मोक करके भी मैं ऐसा कुछ कर सकती थी, लेकिन मुझे वो नहीं करके कुछ पॉजिटिवली करना है। आज भी है, जहां मैं बिल्कुल फ्री रहूं, जहां मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़े। उस भाव को लेके मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में तो जो मेरे काम थे वो पेपर पे ही होते थे ज्यादा, तो उसकी एजेस नहीं होती थी, वो बिल्कुल टूटे हुए रहते थे पूरे के पूरे, कि मुझे कोई भी बंधन में नहीं बंधना है। लेकिन हम जब संसार में हैं तो वो तो बंधन है ही, जन्म और मृत्यु के बीच वाला वो दो बंधनों के बीच में ही हमको रहना है। तो ऐसे ही फिर जब हम एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आकार से निराकार और निराकार से आकार होता है। तो वो जो प्ले होता है आकार और निराकार का, वो बहुत मतलब मुझे बहुत ऐसे अपना सा लगता है, मुझे खींचता है और काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो यही सोच के साथ मैंने ये काम शुरू किया। और मुझे सच में मुझे नहीं मालूम था कि मैं आर्ट क्या है, क्यों हूँ मैं आर्ट में, ये भी मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। ठीक है, मैंने एक सब्जेक्ट लिया आर्ट कॉलेज में और मेरी यात्रा शुरू हो गई। तो उसके पीछे जब मैं कॉलेज में एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रही थी तो मेरे मन में बस यही था कि जब मैं घर गृहस्थी में रहूंगी, क्योंकि सबको ऐसे देखा है तो मैंने भी ऐसी कल्पना करी कि जब मैं अपने घर गृहस्थी में रहूंगी, जो टाइम मिलेगा तो उसको मैं फालतू नहीं बर्बाद करके कुछ पेंट करूंगी। इस पर्पज से उस छोटी सी उम्र में मैंने आर्ट ले लिया था और मैंने वो फाइन आर्ट्स में एमए किया। और जो आर्टिस्ट बनने का मेन जो रहा मेरा, वो बात वहीं से आती है कि जब मैंने एमए किया और मेरी शादी हो गई, तो उस टाइम आर्ट में एमए की हुई लड़की मेरे क्षेत्र में ऐसा जनरली नहीं देखी जाती थी। नहीं ऐसा सब्जेक्ट किसी ने लिया हो और काम कर रहा हो। तो मैं एमए आर्टिस्ट स्टूडेंट हूँ, तो सबकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई मेरे से कि मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ। लेकिन एजुकेशन वाइज या
जो भी बोलो मैं वीक थी। तो वो भाव मेरे में स्ट्रांगली रहा कि मेरे को कुछ नहीं आता है और मेरे पास एक डिग्री मिल गई है और मेरे पास मुझे आता कुछ नहीं। तो वो जो चीज है वो खैर वो फीलिंग मुझे आज भी है, बट उस फीलिंग ने मेरे को कुछ करने के लिए प्रेरित किया बार 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 कि नहीं, आपको कुछ करना है, जो आपके पास है उसका सम्मान करना है। मीन्स मेरे पास एक डिग्री है तो उस डिग्री का सम्मान कैसे होगा ना, जब मुझे कुछ आएगा, मेरे में कुछ योग्यता होगी, क्वालिटी होगी, कुछ अपनी बात कैसी भी किसी भी ढंग से कह रही होगी, तभी वो चीज परफेक्ट होगी। तो ये शुरुआत है मेरी। तो आपने कहा कि ये कुछ बंधन है या कुछ आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई थी कि आपके पास नहीं होता है ये, एंड उसको सब तोड़ने के लिए, उसको सब तोड़ के कुछ एक नया एक्सप्लोर करके एक नया कुछ देखने की। तो ये अमूर्त कला की तरफ कैसे बने? करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, आई मीन इट कुड बी फिगरेटिव, इट कुड बी अदर थिंग्स एंड ऑल, व्हाई एक्चुअली फिर वही बात होती है कि जब जो आप कर रहे हो वो आपका जीवन कहाँ से निकल के आया है। मीन्स आपका जो बचपन है वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मायने रखता है आगे के काम के लिए। तो जो मेरा बचपन था वो मैं जिस गांव में थी तो मेरे घर के आसपास सारे हैंडीक्राफ्ट वाले लोगों का घर था और उनके आंगन में मैं बड़ी हुई हूँ। तो मिट्टी मुझे बेहद बेहद शुरू से ही बहुत ऐसे, क्योंकि गांव की रही हूँ, कुम्हार का घर बाजू में ही था, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, स्टिचिंग करने वाला, पटवा बुनने वाला। तो मुझे लगता कि इससे सुंदर बचपन तो कुछ हो नहीं सकता। और उस टाइम सबसे बड़ी बात ये थी कि वो टाइम में ऐसा नहीं था कि आप यदि वो लोहार का यदि एक व्हील बनाने का प्रोसेस चल रहा है ना, तो वो कितना लंबा होता है। तो वो पूरा प्रोसेस देखने के लिए हमारे पास टाइम था। मतलब घर के पीछे है तो एक बार देख के आए कि वो आग में कैसे जल रहा है, फिर पता चला कि वो पूरा रेड हो गया है, फिर उसको लोहार पीट रहा है, फिर उसको शेप दे रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस में हमको कहीं टेंशन नहीं था, हम अपनी खुशी के लिए या अपनी जिज्ञासा के लिए वो सब चीजें देख रहे थे। तो जब भी मैं कोई भी काम कर रही थी तो उसमें कुछ आकार नहीं निकल के आ रहे थे, रूप नहीं आ रहा था, सिर्फ भाव, जो अभी मैं बोल सकती भाव आ रहे थे, क्योंकि वो सारी चीजों का मिक्सचर होके एक चीज बन रही थी। तो वो मेरे को जो जैसे मेरी जो अभी भाषा है वो शुरू से ही मैंने टेक्सचर को लिया, टेक्सचर के साथ अपनी बात कहती हूँ मैं। तो वो टेक्सचर ऐसे ही नहीं आया, वो थोड़ा लोहार के घर से, थोड़ा कुम्हार के घर से, थोड़े अपनी मिट्टी से, क्योंकि सारे मिट्टी के कलर है, मिट्टी के टेक्सचर है उसमें, थोड़ा नदी है। मीन्स जो मेरा जीवन है ना वो ही है। तो उस जीवन को मैं रूप में नहीं बांध सकती, एक रूप नहीं दे सकती उसको। मेरे को पूरी बात कहने के लिए मुझे एब्स्ट्रैक्ट में ही जाना पड़ेगा। जैसे एक मैं बहुत सुंदर उदाहरण दूं कि नेचर में मुझे एब्स्ट्रैक्ट कहाँ दिखता है। जब मैं ट्रेन से जब मैं जाती हूँ, जब मैं विंडो से देखती हूँ, जब बहुत पास का जब हम विंडो से देखते हैं तो सिर्फ कलर दिखते हैं, वो घास, वो पेड़, वो कुछ भी नहीं दिखते, वो सिर्फ कलर दिखते हैं। जब हम ट्रेन बहुत तेजी से चलती तो वो सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट है वो। तब मुझे लगता था अच्छा यही तो मैं करती हूँ, मतलब मेरा कंफर्मेशन जो मैं कर रही हूँ उसका कंफर्मेशन भी मैं ढूंढती थी नेचर में कि अच्छा देखो यही तो है, यही तो मैं कर रही हूँ। जैसे एक बार मैं फ्लाइट से जम्मू एंड कश्मीर गई, तो जब मैं ऊपर थी तो मैंने नीचे देखा, क्योंकि काफी वैलीज है ना उसमें, ऐसे बहुत बहुत टेक्सचर है। तो मुझे पहली बार लगा कि अरे मैं तो मेरी पेंटिंग के ऊपर से निकल के जा रही हूँ। तो वो मेरा कंफर्मेशन है कि अच्छा मैं ये करती हूँ, ऐसा कुछ करती हूँ। तो वो एक चीज नहीं है जो मैं बांध सकूं उसको, इसलिए मैंने एब्स्ट्रैक्शन चुना। और फिर मैं भोपाल आई। भोपाल में तो एब्स्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा गढ़ है भारत भवन, उसमें मैंने सारे लोगों को एब्स्ट्रैक्ट करते ही देखा। तो
जैसे रहता है ना कि और बात पक्की हो गई कि आपको ऐसे ही काम करना है। और मुझे मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पेंसिल से काम करना पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो उसका जो शार्पनेस है ना, वो मुझे आज भी पसंद नहीं। मैं सीधा डायरेक्ट आज भी काम करती हूँ तो ब्रश से काम करती हूँ। वो ब्रश की सॉफ्टनेस, वो उसका फैलावा, एंड मीन्स वो लाइन में भी बनना मुझे पसंद नहीं है। इतना फ्रीडम में, इतना खुले पंछी की तरह आप इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कैनवस में लास्ट टाइम भी हम जब डिस्कस कर रहे थे, हाँ तो आप कह रहे थे कि इसमें आप हमेशा लेयर बाय लेयर कैनवस में, क्योंकि एक टिपिकल एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट की तरह आपको पता भी नहीं रहता कि इससे क्या निकलेगा अभी, क्या मैं, तो आप उसको लेयर बाय लेयर उसको जैसे करते जाते हो, उसमें कुछ ना कुछ खोजते रहते हो, कुछ ना कुछ दिखता है, कुछ ना कुछ बनता है इसमें। एक शुरुआत में तो आप हम कर देते हैं, लेकिन एक हद के बाद वो बनती जाती है, हम करते नहीं है, बनते जाती है। हाँ राइट राइट, करेक्ट क्या? तो उस प्रोसेस की जो है, जहाँ पे आप पहले करते हैं, फिर बनता है, फिर आप ढूंढते हैं, फिर करता है, वो हाँ तो मैं समझ रही हूँ आपकी बात बहुत करना, अच्छी। बनना और ढूंढना, ये हाँ जो प्रोसेस है आपका, ये कैसा रहता है? क्योंकि आपके कैनवस में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हाँ उसमें एक तो पूरा अर्दन कलर की फैमिली है, हाँ राइट। पूरा उसमें ऐसा लगता है कि आप कुछ धरती की गर्भ से कुछ खोद के निकाल रही हो, कुछ ढूंढ रही हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जैसे कि ब्राउन की शेड्स है, ब्लैक है सब, एंड रियली धरती के गर्भ में क्या छुपा है किसी को ये नहीं मालूम। परमात्मा ही जाने। हम्म। तो दैट इज वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग, आपके इसमें टेक्सचर्स है। टेक्सचर्स तो ऐसे हैं मानो कि वो लाइंस बनती है, वो कुछ बनती है तो भी वो ऐसा, इट्स लाइक अ लिरिकल एक डांस है, एक नृत्य है उसमें। हाँ एंड देन आप बड़े बड़े कुछ फॉर्म्स में लाके, फॉर एग्जांपल पीछे ही जो कैनवस रखा है, वो जो ब्लैक बड़ा ऐसा फॉर्म्स लाके उसमें देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ऐसा उसमें। यस यस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बनना करना शुरू करते हैं, बाद में बनना, ढूंढना, एंड फिर बाद में खत्म हो जाना उसमें। इस प्रोसेस को आप कैसे करते जाते हैं, उसके आपके अनुभव क्या है? हाँ सबसे पहले तो मैं टेक्सचर बनाती हूँ। मतलब एक आप सभी आर्टिस्ट, शायद हम सब जो आपने अभी बात करी ना, कि 50 या 60% तो हम अपनी प्रोसेस को रिपीट ही करते हैं। थोड़ा हम अपना दिमाग को भी लगाते हैं कि अच्छा चलो मैं ऐसे करके भी देखती हूँ, इसमें ये करके भी देखते हैं। यहाँ दिमाग का उपयोग होता है मेरे कि अब थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा डिफरेंट करना है एक कैनवास से दूसरे कैनवास को, तो मैं कैसे करूंगी ना। तो वहां मेरा जो है, मैं ब्रेन का यूज करके थोड़ा फॉर्म के साथ जो आकार मुझे दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो जब मैं टेक्सचर उस पे कैनवास पे लगाती हूँ, तभी भी मेरा पूरा एक पेंटिंग कंप्लीट होता है। वो भी बसंत जी, क्योंकि मैं टेक्सचर ऐसे ही नहीं लगा सकती, वो पूरा कंपोजिशन बनना चाहिए। वो मैं शायद शब्दों में नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मेरी आंखों को पता है कि ये कंप्लीट है। क्योंकि आपके पास ऐसा अभी कुछ भी नहीं है कि जो आपको बता दे कि ये काम कंप्लीट हो गया या इनकम्प्लीट है। तो वो जब मतलब एक लेयर कंप्लीट होने के बाद, एंड देन मैं कलर से स्टार्ट करती हूँ। कलर से भी मैं डार्क टोन से जाती हूँ, क्यों। और जितने भी आपको, यदि ब्लैक से व्हाइट है या ब्राउन जितने भी है, तो आप मान के चलिए कि करीबन 25 लेयर तो काम में आराम से हो जाते हैं। क्योंकि वो जो पारदर्शिता है, जो पहला कलर है उसको भी मुझे दिखाना है, और जो लास्ट का कलर है उसको भी दिखाना है। तो उसके बीच में जो रेंज है, जो प्ले है, जो नाटक होता है अंदर कलर का और टेक्सचर का, जो कविता बनती है, वो मुझे बेहद पसंद है। लेकिन मैं कहीं भी अपना लय है, लय में भी वो लय मेरी ऐसे क्या बोलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब जब आप डांस कर रहे हैं तो आपकी जो मूवमेंट है ना,
वो जब सब क्लियर होने चाहिए, तो उसके लिए मतलब मेरा पूरा कैनवास वो प्ले करेगा, लेकिन एक जो फॉर्म है वो परफेक्टली अपनी बात करेगा, स्ट्रांगली अपनी बात बोलेगा। तो ये मैं मेरा अपना फीलिंग होती है। और जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो जो बाद वाला जो काम कर रही होती हूँ, तो वो सच में मुझे भी नहीं पता होता है कि इसका क्या होने वाला और क्या होगा। और उसमें मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं अपना कुछ अपनी तरफ से डालूं। पेंटिंग में अंदर क्या है उसको निकालूं, वो क्या कह रही है, पेंटिंग क्या कह रही है, कैनवास क्या कह रहा है। उसकी क्या होता है कि हम हमेशा अपनी बात सुनाने में ही ज्यादा क्या बोलना चाहिए, हम इच्छा रखते हैं। लेकिन दूसरे की बात, तो वो कैनवास की क्या बात कह रहा है, वो क्या चाहता है। तो वो एक मतलब 80% काम होने के बाद फिर मैं कैनवास को सामने रखती हूँ, फिर आराम से सिर्फ देखती हूँ, सिर्फ देखती हूँ, सिर्फ देखती हूँ कि वो क्या कह रहा है। उसका देखने को मैं को मतलब मुझे सुनना होता है कि कहाँ उसको क्या चाहिए है और कैसे मैं उसके साथ डील करूं, वो क्या चाह रहा है। मैं अब फिर उसके बाद पूरा का पूरा काम कैनवास के जो कह रहा है उसके हिसाब से करती हूँ, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है। तो वो वाली जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री और खुशी देने वाली होती है। जब कोई भी कैनवास एक बनता है तो सच में मुझे क्या, हर आर्टिस्ट को बेहद खुशी होती है कि थोड़ा तो कुछ मैंने किया है, या जो समय है वो बहुत सुंदर गया है मेरा। जो मैंने जिस कैनवास के साथ जो समय मेरा बीता है वो बहुत खूबसूरत बीता है। ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। कैनवस जब हमारे साथ संवाद करता है, ओके, ये मेरे साथ भी है। फॉर एग्जांपल मेरा एब्स्ट्रैक्ट सीरीज जो है, या मेरा जो यूजुअली मेरा जो फॉर्म्स फिलोसफी के जो एब्स्ट्रैक्ट चलता है उसमें, वो कैनवस मुझसे बात करती है, एंड जहाँ पे उसको क्या चाहिए वो बोलती हाँ, है। वो पूरा सब कुछ दिखता है लेकिन हमको। हाँ, उस संवाद में कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा जो बेस है इट इज आध्यात्म है, हाँ, स्पिरिचुअल है, यस, एंड मैं उस खोज में मेरा काफी सारे सवाल जवाब हो जाता है। कुछ नए सवाल खड़े होते हैं, पुराने सवाल के जवाब मिलते हैं, नए सवाल खड़े होते हैं। हर कैनवस के साथ मेरा समय है। हाँ। तो ये मेरा आध्यात्मिक सोच की मेरी उन्नति है। आपकी संवाद क्या है कैनवस आपके साथ जो, तो आप किस तरीके से उसमें आपके संवाद, आपके कौन से, कैसे आपके पुराने सवाल के जवाब मिलते हैं या कुछ नया सवाल खड़ा होता है। एक संवाद है यस, यस, यस। एंड दैट संवाद कैन बी लाइक कुछ आर्टिस्ट ऐसा है कि जो अपने कैनवस को दोस्त समझते हैं या गुरु समझते हैं या विश्व का कुछ समझते हैं या प्रेमिका, व्हाटएवर इट इज लाइक हाँ, एक हाँ, एक हाँ, हाँ, संवाद हाँ। होता है उसमें। तो आपकी कैनवस के साथ क्या रिश्ता है और क्या संवाद है? ईमानदारी से सच बोलूं तो मेरा तो प्रार्थना है ये मेरी प्रार्थना। क्योंकि वही फिर वाली बात, वो वाली बात आएगी कि आपका जो ब्रिंगिंग कैसे हुई है ना। तो मेरी ब्रिंगिंग ऐसी हुई कि मुझे रोज मंदिर जाना है, पूजा करना है वहां। और वेरी फर्स्ट डे से सारे कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर भी है मुझे, बिकॉज मैं जैन हूँ। तो जैन के जो जैनिज्म है उसमें सारा जो कुछ है वो साइंस के साथ है, और वो है मतलब क्लियर है सारा का सारा, उसमें उलझन नहीं है, जो मुझे समझ में आया। तो जैनिज्म में मुझे ये भी है कि हमारे जो कर्म होते हैं ना, एक कर्म को हमको बांधना होता है और एक कर्म को छुड़ाना होता है। उसको संबर और निर्जरा कहते हैं। तो हमारे कर्म जो पहले के जो कर्म है वो यदि अभी इस समय आए हैं और यदि मैंने उनको हंस के खत्म कर दिया, तो मैंने उस कर्म को फिनिश ही कर दिया, मतलब निर्जरा कर दी उसकी। और यदि मैंने उसके साथ मैं इन्वॉल्व हो गई और दुखी हो गई या खुशी हो गई, तो मैंने उसको और थोड़ा बढ़ा दिया, राइट। तो मेरा हमेशा से मानना है कि यदि मैं पेंटिंग नहीं करूंगी, मैं 4 लोगों में बैठूंगी
और अपने फालतू की गॉसिप्स होंगी, है ना, उसमें मैं कुछ बहुत कुछ बांध लूंगी। ठीक है, अच्छा और बुरा वो बाद की बात है। तो जब मैं कैनवस पर काम कर रही होती हूँ तो मैं ही नहीं रहती हूँ। तो क्या बांधूंगी और क्या छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तो उसमें बह गई ना। तो वो मोमेंट मुझे, और शायद हम प्रार्थना में भी यही चाहते हैं ना कि हम ईश्वर से हमारी लगन लग जाए। तो ये मेरा ईश्वर है, इससे लगन लग गई मेरी। तो मेरे क्या बात दो है। पर्पज सॉल्व होते हैं कि ये मेरी मतलब मैंने प्रार्थना करी और एक मेरे हाथ में कुछ आ गया। आपने कहा कि आप बचपन में मेरे ख्याल से इंदौर में थी, करेक्ट? जी जी, हाँ हाँ हाँ। इंदौर से आप भोपाल आई शादी यस, के बाद। हाँ हाँ। भोपाल एक ऐसी जगह है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत में कुछ ऐसी जगह है, जैसे हम जैसे कहते हैं ना कि एक आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र है, ऐसा वैसे कुछ जगह है इंडिया में जिसको मैं कला क्षेत्र बोलता हूँ। हाँ वो बिल्कुल, उसकी एनर्जी है, हाँ हाँ, क्रिएटिविटी। वो कोई गांव या शहर ऐसा कुछ नहीं, मतलब उस हाँ मिट्टी उस धरती के टुकड़े पर एक ऐसी एक आध्यात्मिक ऐसी एक ताकत है उसमें। बिल्कुल सही। एंड ऐसे कुछ चीजों में ऐसे कुछ जैसे होता है उसमें, भोपाल एक ऐसी जगह है जिसको मैं क्षेत्र मानता हूँ, कला क्षेत्र। मतलब हर बिल्कुल कलाकार को बिल्कुल। ऐसे, मैं ऐसा हमेशा कहता हूँ कि एक कलाकार को ऐसे ऐसे क्षेत्र देखना है, वहां पे जाना चाहिए। जैसा हम तीर्थ क्षेत्र को जाते हैं वैसे ऐसे कला बिल्कुल क्षेत्र, सही। हाँ, है ना? जैसे मैं बिल्कुल आपकी बात को, भारत भवन जाती हूँ ना, तो मुझे हाँ वही सेटिस्फेक्शन होता है जो मंदिर जाने से होता है। हाँ हाँ, मतलब उस जगह में वो ताकत है, उस हाँ मिट्टी में, बिल्कुल। उस पानी में, उस हवा में वो ताकत है। भोपाल की ये वो खासियत है उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्रॉम इंदौर से भोपाल जब आए, उसमें आप जब इंदौर में थे, आपने कहा कि आपने पढ़ाई किया, डिग्री किया वगैरह सब कुछ, लेकिन हमेशा एक फीलिंग रहा कि मैं कुछ शायद ना कर सकती हूँ ऐसा। लेकिन भोपाल आने के बाद आप कुछ करने लगे, फिर बाद में करते करते कुछ बन गया सब लोग। तो राइट। ये भोपाल की मिट्टी ने, उसकी हवा, उसकी पानी ने आप में क्या बदलाव लेके आया? आपको क्या फर्क? मिट्टी और मैं, भोपाल तो बहुत बड़ी बात है, मेन रोल तो मेरे जीवन में भारत भवन का रहा। क्योंकि हाँ, मैं जब भोपाल बोलता हूँ तो भारत भवन है। इट्स नॉट समथिंग लाइक आउटसाइड ऑल्सो, बेसिकली इट्स दैट प्लेस। और जिस समय में मैं भोपाल भारत भवन में मैं एंटर कर रही थी, वो समय मतलब गोल्डन तो और भी था जब स्वामी जी थे, लेकिन स्वामी जी के बाद भी उनका ऑरा अभी भी भारत भवन के उसमें है। आप फील कर सकते हैं उनका जो एनर्जी है ना, वो आज भी है, मैं तो फील करती हूँ। तो जब मैं गई तो स्वामी जी तो चले गए थे तब, लेकिन वहां बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे थे। तो एक आपको लगता है ना जैसे आप अरे ऐसा भी हो सकता है। वो मैंने लोगों को काम करते हुए देखा। अनवर जो दिल्ली में बेस है, जब वो बड़े बड़े काम, क्योंकि हमने कॉलेज में तो सिर्फ ड्राइंग बुक में काम करा, या ज्यादा से ज्यादा एक फुल शीट में काम कर लिया है, ज्यादा से ज्यादा 2x2 का कैनवास भी हमारे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन जब मैंने अनवर को काम करते देखा, 5-5, 6-6 फीट के काम करते हुए, तो मैं ऐसे ना जैसे किसी ने मुझे नींद से जगा दिया हो कि ऐसे भी काम होता है। और उसी टाइम पे जब मैं गई तो एक भारत भवन नया विधानसभा बना था, उसका एक कैंप था, उसमें इंडिया के सारे मास्टर्स आए थे। जोगिन चौधरी, जयश्री, जितने भी बड़े बड़े नाम, मंजीत बाबा से लेके जो भी हम अभी जो बड़े नाम है, वो सारे आर्टिस्ट वहां काम करने आए थे। और उनको आप सोचो, छोटा बच्चा हो जिसको कुछ भी नहीं आता हो, और उसको इतना सारा, छोटा बच्चा इन द सेंस मैं आर्ट की फील्ड की बात कर रही, जब मैंने उनको काम करते देखा ना, तो मतलब जैसे मेरे सपने भी इतने बड़े हो गए कि यार ऐसे काम कर। एनर्जी बोलो, सपने बोलो, प्रेरणा बोलो, तो मैं तो जो कुछ हूँ वो सब पूरा भारत भवन के कारण हूँ, क्योंकि उसी में फिर रजा साहब भी आए रजा साहब हर साल आते थे, और भारत भवन तो उनको आना ही आना था। और जितने लोग काम कर रहे थे, हम जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे थे, चाहे वो कितना भी कोई भी स्टूडेंट हो, भले वो जस्ट एमए पास करके आया हो या विदाउट एमए वाला भी हो, कोई भी हो,
सबके काम देखना है, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सबके काम में कुछ अच्छा ढूंढ के उसको बताना है, सारे आर्टिस्ट के साथ। तो राजा साहब ने जब मेरा काम देखा, और मैं तभी भी टेक्सचर के साथ काम कर रही थी, और बहुत ही मतलब है मेरे पास काम है, उनमें बहुत मेरी जो स्थिरता थी ना वो नहीं थी ना, तो वो तो काम में भी दिखेगी कि आप अंदर से कितने व्यथित है। हिले हुए वैसा। हाँ। तो फिर उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली, जो मैं आज हमेशा आज भी मंत्र के जैसे याद करती, कि बेटे तेरे अंदर बहुत सुंदर बीज है, और इस काम को बहुत सारे लोग मतलब नकारेंगे, मीन्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुम मेरी बात का ध्यान रखना, मेरी 60 साल की आंख है, तो मुझे दिख रहा है कि ये बीज है, वो बहुत सुंदर पेड़ बनेगा, फलदार बनेगा, छायादार बनेगा। तो मेरे को जब ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आई थी, और मैं ऐसी हंसी में ही ले गई थी, तब उन्होंने कहा था नहीं ये मेरा एक्सपीरियंस है, तुम इसको ध्यान रखना। तो वो सारी चीजें अब मुझे और अच्छे से समझ में आती है। तो जो कुछ भी है, मुझे लगता है पूरे भोपाल का जो भी कुछ है वो सिर्फ भारत भवन के कारण है। और यूसुफ भाई बहुत हमारे टाइम में इतने स्ट्रिक्ट गुरु थे कि वो यदि उन्होंने कहा कि आपको 50 पेंटिंग लेकर ही आपको ग्राफिक्स में एंटर करना है, तो 49 रहेगी तो भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर चली जाऊं। और तो उनका जो मतलब एक टेरर, एक हमारी श्रद्धा, टेरर वो वैसा वाला नहीं, श्रद्धा वाला वो काफी मायने रखी। और भोपाल में टाइम टू टाइम देश विदेश से लगातार बाहर के आर्टिस्ट आते रहे, एक बातचीत होती रही, बहुत फॉर्मल, ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई मंच सजा हो फिर उस पर से बात हो रही, वही ग्राफिक में काम करते करते बातचीत शुरू हो गई, बात हो रही है, काम देख रहे हैं लोग, आपके कामों को बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, फिर उसमें से उनको भी कुछ अच्छा लग रहा तो वो बात कर रहे, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आते जाता है। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी डिग्री है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, शायद जो बंदा है उसको खुद ही अपने आप ही लेना होगा, चाहे वो आर्ट में हो चाहे दूसरी कोई भी दुनिया में हो। तो वो जो कॉन्फिडेंस जब, और मैं हमेशा जब मेरा काम मेरे साथ में होता है तो मेरे अंदर 100% कॉन्फिडेंस होता है, और मैं बिना काम के तो मेरा मुझे लगता कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल सही, नहीं आपने सही कहा, यूसुफ भाई इज अ ग्रेट मेंटर। यस यस, बहुत, एंड उनकी टीचिंग मामले में तो सवाल ही नहीं उठता उनका। तो हमको and as an artist also he has great knowledge and experience। यस यस, and वो शेयर करते, हाँ बनाते, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्द को बनाते। तो उन्होंने फिर जैसे क्या है, जैसे मैं मान लो सोच रही हूँ एक ही टाइप से काम कर रही हूँ, तो फिर वो कहते थे इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। मतलब हम वो 10-20 काम के पहले तो देखते नहीं थे, मैं तो आज भी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनके पास बिना काम के जाऊं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, उनके पास जाना है तो मुझे लगेगा थोड़ा काम लेके जाऊं, तब मेरे को ठीक लगेगा। तो वो जितने काम देखेंगे फिर वो बोलेंगे कि इसमें तुमको सबसे अच्छा काम कौन सा लग रहा है, तो यदि अपन ने गलती से कह दिया ये, अब बताओ क्यों। तो आपको ही पक्का कर रहे थे वो, कि यदि 9 पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग आपको अच्छी लगी तो वो क्यों अच्छी लगी, और जो 9 है वो क्यों नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो आपको ही, आपका ही नजरिया, आपकी आंखों का जो देखना है ना, उसको वो विकसित कर रहे थे। या अभी आपने आई थिंक हाल ही में आपकी सोलो शो हुई है मुंबई में इसमें, एंड आपके शो के पहले आपकी एक बॉडी ऑफ वर्क थी, आपने काम किया था। शो के पहले आपकी सोच, एक सोच थी, एक आइडिया था, एंड जाके आके शो के बाद क्या वो आइडिया वही है, बड़ी हो गई, बदली, क्या फर्क महसूस हुआ अभी? आइडिया तो नहीं, मैं अपने अंदर की जो फीलिंग है वो मुझे अभी, जैसे मैं थोड़ी हिली हुई हूँ काम, वो जहाँ क्या होता है कि काम तो अपना अच्छा और बुरा शायद वो समय बताएगा कि काम क्या होता है,
काम काम होता है, ये मेरा मानना है। लेकिन जो मेरा अंदर है वो और थोड़ा मैच्योर हुआ है, थोड़ा और कॉन्फिडेंट हुई हूँ मैं, लेकिन फिर इसी में से कुछ और भी मुझे चाहिए है। अब वो क्या चाहिए वो मुझे नहीं मालूम है। जब तक वो एक बहुत अच्छी बात है, जब तक आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है, तब तक काम चलती रहती है। जिस दिन पता लग गया, समझो कि खत्म। वो बहुत मतलब इतना अंदर से एक छटपटाहट है मुझे अभी भी। मैं सच बोलूं, ईमानदारी से बोलूं तो मुझे आज भी लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं कैसे कुछ पा सकूं। तो उसकी जो एक अंदर वेदना है ना, वो मैं कि सच में मैं जीरो हूँ। तो अभी आप यूजुअली क्या, सॉरी आप कुछ बोल रही थी? नहीं नहीं ठीक है। तो वो जीरो से को मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, ऐसा क्या मेरे पास आ जाए, मेरे काम में ऐसा क्या आ जाए जो एक मिच्योर काम हो। जैसे एक रहता है ना, कभी मेरे से कोई पूछता है कि आपको क्या चाहिए, तो मैं कहती कुछ नहीं, जीवन में एक मोनालिसा बन जाए बस। आप यूजुअली आपकी कैनवस की साइज अराउंड अबाउट 3 फीट 4 फीट की ऐसी है यूजुअली आपकी, मतलब इसमें। तो नेक्स्ट अभी क्या, मतलब आपको लगता है कि आप उसी साइज में खोज करना चाहोगी या कुछ बड़ा छोटा? हाउ डू यू थिंक, व्हाट इज योर नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन? मैं साइज में भी नहीं बनना चाहती हूँ। और वैसे यूजुअली मुझे लगता है कि जितना बड़ा कैनवास होता है ना, मुझे उतना ही मजा आता है उसको। मतलब जो मेरी एनर्जी है, उस एनर्जी का मैं सही यूज बहुत बड़े कैनवास पे करती हूँ। वो चाहे वो फिजिकल हो, ऐसे मतलब मुझे नहीं मालूम, वो मैं एक शब्द नहीं बोल सकूंगी आपको, लेकिन जितना बड़ा कैनवास होगा, क्योंकि वो आपको चैलेंज करता है ना। छोटा कैनवास आपकी आंखों के अंदर है, मतलब वो आपको सारी बात करता है, लेकिन जो बड़ा है उसको कंट्रोल करना और वो अपनी बात कह रहा है उसको पकड़ना, मतलब जो चैलेंजिंग होता है ना, उसको ही मजा आता कि चलो फिर मैंने उसको एक्सेप्ट एक करा। स्पर्धा बन जाती है वो, Yes. कलाकार और कैनवस के बीच में एक स्पर्धा बन जाती है, कंपटीशन होती है, एक जंग होती है, एक लड़ाई होती है, एक युद्ध, बट लेकिन एट द एंड लेकिन एक बहुत अच्छा एक प्यार हो जाता है। बिल्कुल। और इतना युद्ध होता है उसका। आपने बिल्कुल परफेक्ट शब्द बोले, और बिल्कुल मेरी जो फीलिंग है वो बिल्कुल वैसी ही है कि शुरू में तो बाप रे, वो रुला भी लेता है आपको। भाई नहीं होगा तो क्या करेंगे ना, कभी कभी उसको उठा के भी रखना पड़ता, फिर मुझे लगता नहीं अब मेरे को तुमको बनाना ही है। जैसे एक माँ भी हूँ ना, तो जैसे बच्चा है बिगड़ा है तो उसको सुधारने में जो सुख मिलता है माँ को, सेम थिंग मेरे को कैनवास। और जब वो अच्छे से बन जाता है तो इतनी खुशी होती है कि अरे वाह, मतलब वही वाली बात है कि फिर तभी एक बहुत बहुत अच्छा रिश्ता बनता है। दैट इज व्हाई कैनवस, yes. हर कलाकार एक अपनी कैनवस को बहुत दिल से लगा के रखता है, क्योंकि उसके साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है उसका। हाँ। और मेरा काम तो 80% वसंत जी हाथ से करती हूँ, मतलब ब्रश भी बाद में यूज करती हूँ ना। पूरा मेरा मतलब एक एक कॉर्नर मेरे हाथ से गुजरा हुआ रहता है, तो वो मतलब बहुत ज्यादा अफेक्शनेट रहते हैं हम। एक्सलेंट एक्सलेंट। एंड अगला एक्सप्लोरेशन में भी आप अर्दन कलर्स पे ही कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्या कुछ कलर्स में एक्सपेरिमेंटेशन करना है? अभी तो जो मैं काम कर रही हूँ वो और भी, जैसे उसमें पिछले कलर में थोड़ा ब्राइटनेस थी, अभी तो बिल्कुल ऐसे काम कर रही हूँ कि कोई बोलेगा तुम मिट्टी में ही मिला रही है कैनवास को। और भी रस्टिक हो रहा है वो। That's good, that's good, that's good, that's good. Excellent. संजू जी, आपका एक्सप्लोरेशन, आपके आइडियाज बहुत इंटरेस्टिंग रहता है हमेशा। आपके साथ डिस्कस करना भी बहुत मजा आता है, जब भी हम फोन पे भी डिस्कस करते हैं, इट कम्स आउट वेरी वेल। क्या ऐसे कोई बात है, ऐसे कोई समथिंग दैट यू वांट टू शेयर जो हमने अभी डिस्कशन में नहीं किया हो, कुछ ऐसी बात है आप कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक सारी बातें हो गई हमारी। मेन तो पेंटिंग की है। हमने सारे पेंटिंग के सारे आप जितने भी उसके क्षेत्र है सब में बात कर ली।
लेकिन मेरी लाइफ जो एक लाइफ होती है ना एक आर्टिस्ट बनने की, तो वो यही है कि जब कभी मैं हारी हूँ कि अब मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो ईश्वर ने जल्दी से मेरे सामने कुछ अच्छा सा रख दिया कि आप फिर चल पड़ो। और उस रास्ते के कारण मीन्स उस यात्रा में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, जिसमें रजा साहब है, इब्राहिम अलकाजी साहब, NSD के जो डायरेक्टर थे, यूसुफ भाई है, और भी इतने अच्छे अच्छे लोग जिनकी आत्माएं बहुत सुंदर है, अच्छी है, और उनसे मुझे एनर्जी मिली है, प्रेरणा मिली है। तो मैं हमेशा उनकी सबकी ऋणी हूँ, क्योंकि मैं उनके बिना, किसी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी। क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आप अपना अगला सीरीज और अगला बॉडी ऑफ वर्क बनाइए, हम फिर से आपको इनवाइट करेंगे आपके अगले पड़ाव के एक्सप्लोरेशन की डिस्कशन में एंड डिस्कशन के लिए, एंड जाना चाहेंगे तब आपकी अनुभूति क्या हुई, अनुभव क्या हुई उसमें। जी जी जी। एंड थैंक यू वेरी मच संजू जी, आपने आप आए इधर, अपना एक्सपीरियंस, अपनी सोच, अपनी आइडियाज हमारे साथ शेयर किए सब एंड ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस हियर। थैंक यू वसंत जी, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। जिसको लगता है कि जिसे कुछ नहीं आता है फिर भी आप उससे बात कर रहे हो, उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। तो और जैसे मेरी सोच वाले भी जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनको भी लगेगा कि नहीं, हम भी कुछ, शायद हमको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे बट हम कर रहे हैं, ये उनको यदि मिल जाए प्रेरणा तो और भी अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच। So friends, this was Sanju Jain from Bhopal, the abstract painter. So do let us know what you think about this discussion. Like, share, comment, and subscribe channel We Are Artists, and let us know what you think about this. Thank you very much for being with us. Thank you, Sanju ji, once again. Thank you. Thank you, Sanji.